जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2006 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन मिले हैं अभी तक। जो कल के एग्जाम में हुआ है उसमें भी क्वेश्चन मिले थे और 24 तारीख के एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन मिले हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं पिछले 3 दिनों के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये 2006 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि गौरव का विलोम क्या होगा। तो गौरव का विलोम लाघव होता है। गौरव का विलोम लाघव होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि गौरव का विलोम लाघव होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आगत का विलोम क्या होगा। आगत का विलोम बताना है। तो आगत का विलोम अनागत होता है। आगत का विलोम अनागत होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी री एग्जाम 2024 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगत का विलोम अनागत होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि बलराम का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसमें बलराम का पर्यायवाची बताना है। तो बलराम का पर्यायवाची बलभद्र होता है। बलभद्र ये जो कि बलराम का पर्यायवाची होता है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि बलराम के अन्य पर्यायवाची हैं हलधर, हलायुद्ध, बलदेव, संकरसल। ये सभी किसके हैं? तो बलराम के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों उहापोह। उहापोह का पर्यायवाची क्या होगा। तो उहापोह का पर्यायवाची असमंजस होता है। असमंजस होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, असमंजस। फिर इसमें दिया गया है उहापोह का पर्यायवाची शब्द असमंजस होता है। उहापोह का अन्य भी पर्यायवाची होते हैं अंतर्द्वंद, दुविधा, धर्म संकट, कसम कस, पेशोपेश। ये सभी किसके हैं? तो ये सभी उहापोह के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों उत्कंठा का पर्यायवाची बताना है। उत्कंठा का पर्यायवाची लालसा होता है। उत्कंठा का पर्यायवाची लालसा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द लालसा होता है। उत्कंठा के पर्यायवाची और भी हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चाव, उत्सुकता, औत्सुक्य, चाह, औकुलेच्छा, ये सभी किसके हैं? उत्कंठा के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या होता है? तो परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। अभी हम लोग देखते हैं इसमें से 2-3 क्वेश्चन सेम टू सेम मिले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में। फिर इसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या है। तो परिश्रम बहुत कम, लाभ बहुत थोड़ा। तो परिश्रम बहुत, लाभ बहुत थोड़ा। वाक्य प्रयोग पूरे में माह में, वाक्य प्रयोग में पूरे माह मेहनत करने पर अजय को बहुत कम पैसा मिला। ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो चौथ का चंदा होना मुहावरे का अर्थ होता है किसी के लिए शुभ होना। किसी के लिए शुभ होना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि चौथ का चंदा होना मुहावरे का अर्थ होता है किसी के लिए शुभ होना। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों निधन चेष्टा संधि में क्या होगी। तो निधन चेष्टा की संधि क्या होती है? इसमें होगी निश्चेष्टा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, निश्चेष्टा होगा। इसमें दिया गया है निधन चेष्टा संधि की निश्चेष्टा होगी। यह क्या है? तो यह एक विसर्ग संधि है। यह एक विसर्ग संधि है।
आप देख सकते हैं विसर्ग संधि ऐसे होता है, जबकि चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं चिन्ह से। इसके बाद आता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे मनः धन बल बराबर क्या होगा, तो मनोबल। दुह धन शासन बराबर दुशासन होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि सूरज का तत्सम क्या है। तो सूरज का तत्सम बताना है। तो सूरज का तत्सम सूर्य होता है। सूरज का तत्सम सूर्य होता है। इसमें दिया गया है कि सूरज का तत्सम सूर्य होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि किस शब्द की वर्तनी सही है। तो बताना है किस शब्द की वर्तनी इसमें सही है। तो अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी ये वाला वर्तनी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अंतरराष्ट्रीय। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि सही शब्द का चयन कीजिए। तो सही शब्द का चयन कीजिए। परिणति, परिणति ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। परिणति ऐसे लिखा जाता है। परिणति शब्द की दृष्टि से शुद्ध है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक अज्ञेय हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो अज्ञेय हैं। इसमें दिया गया है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। इत्यलम हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, विपथ गाथा, एक बूंद साहसा उछली। ये सभी किसकी हैं, तो ये सभी अज्ञेय की रचनाएं हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि यामा की रचयिता कौन है। तो यामा की रचयिता कौन है, तो यामा की रचयिता महादेवी वर्मा है। जो कि अभी ये 25 तारीख का एग्जाम जो हुआ है यूपी पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यामा की रचयिता कौन है। तो ये महादेवी वर्मा है। अभी तक 2 क्वेश्चन मिल गया है, पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद आता है यामा की रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निरंजा, संध्या गीत, अग्निरेखा, दीप शिखा। ये सभी यामा की रचनाएं हैं। यामा जो कि इसकी महादेवी वर्मा की ये सभी रचनाएं हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अपहरण में कौन सा उपसर्ग था। तो अपहरण में अप उपसर्ग है। अपहरण में अप उपसर्ग है। इसमें दिया गया है कि अपहरण शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि से जुड़कर उसके साथ में परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 का हुआ है 23, 24, 25 में ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसमें उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उन्मेष में उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद इसमें दिया गया है उन्मेष शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उत धन मेष बराबर क्या होता है, उन्मेष। निगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो निर उपसर्ग होगा। निगुण में निर उपसर्ग होगा। नि उपसर्ग ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। निगुण में नि उपसर्ग होगा। इसमें दिया गया है कि उपसर्ग शब्दों के आदि में तथा प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अजानु बाहु। अजान बाहु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। अजान बाहु कहा जाता है। आप लोग पिछले लगभग 10-15 सालों के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द अजान बाहु होता है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, उसे आशुतोष कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? तो अव्ययी भाव समास इसमें से कौन सा नहीं है? आय व्यय, आय व्यय जो कि ये अव्ययी भाव समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि आय व्यय शब्द द्वंद्व सामासिक शब्द है, जबकि अर्थात प्रतिमास तथा प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है, कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो ये मॉरिशस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, मॉरिशस में किया जाता है हिंदी भाषा का प्रयोग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बताना है। एक पंक्ति दिया गया है, दुग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गाठे दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें असंगति अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, असंगति अलंकार है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा मजदूर है, मजदूर ये जो कि जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, जातिवाचक संज्ञा है। इसमें दिया गया है, दिए गए विकल्पों में मजदूर शब्द जातिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों को अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक देखा है, जो कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2006 का। इसमें से 3 क्वेश्चन फंसे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में, जो 23, 24, 25 का एग्जाम हुआ है। इसमें से 3 क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 2014 का क्वेश्चन, 2014 का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग सामान्य हिंदी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके सही आंसर को चुनना है। तो गद्यांश में कहा जा रहा है कि आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर ली है। यह समस्या भारत को भी धून की तरह खाया जा रहा है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने या तो असमर्थ होना या बिना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में 2 तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखते हैं, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहते। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी काम देखे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है। तो कौन सी समस्या है? तो ये बेकारी समस्या है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, बेकारी समस्या है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि बेकारी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विकराल रूप धारण कर रही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 है कि आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है। तो
आज की शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। व्यवहारिक ज्ञान, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। इस समस्या का मुख्य कारण अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक बल देना, जो कि केवल पुस्तकी ज्ञान देती है, जबकि इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बेकारी की समस्या एकमात्र कारण है। तो बेकारी की समस्या एकमात्र कारण है ये शिक्षा प्रणाली की ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने या तो समर्थ होना या बना दिया जाना। आधुनिक शिक्षा प्रणाली बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर बल देती है। व्यवहारिक ज्ञान इसमें सर्वथा अभाव रहता है, जिससे देश में बेकारी की समस्या बढ़ रही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है इसमें कि कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है। तो ये अशिक्षित वर्ग आता है। अशिक्षित वर्ग ये काम की तलाश में गांव से शहर आता है, अशिक्षित वर्ग आता है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है, काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी काम करे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि संशोधन में उपसर्ग है। तो संशोधन में कौन सा उपसर्ग है इसको बताना है। तो संशोधन में सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। सम उपसर्ग है। संशोधन में सम उपसर्ग है जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़ा कर उनके अनेक अर्थ कुछ विशेषता लाते हैं, वे शब्दांश कहलाते हैं। जैसे संस्कार, संहार, संगम, ये शब्द क्या हैं। तो ये शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, फिर इसमें एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। तो गद्यांश में कहा जा रहा है कि देश की हित चिंता में उसने शरीर पर थोड़ा से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा, और जो शिक्षणकाय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उसे मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण जो कार्य उन्होंने किया वह सर्वक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौली की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस आत्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती जन्मदिवस यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि महान आत्मा का स्वामी कौन है। तो महान आत्मा का स्वामी इसमें बताना है कौन है। तो महान आत्मा का स्वामी मोहन करमचंद गांधी है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। मोहन करमचंद गांधी ये महान आत्मा का स्वामी है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर आता है भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू व महात्मा गांधी से संबोधित किया जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि शिक्षण काय का अर्थ क्या है। तो शिक्षण काय का अर्थ है कि दुबला पतला शरीर। शिक्षण काय का अर्थ होता है कि दुबला पतला शरीर वाले व्यक्ति से महात्मा गांधी के शिक्षण काय शरीर होकर भी महान आत्मा के स्वामी थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि सत्य और अहिंसा के हथियार थे। तो सत्य और अहिंसा के हथियार ये गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। सत्य और अहिंसा के हथियार गांधी जी थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य किसमें लिखे
जाएंगे। तो किए गए कार्य किस में लिखे जाएंगे? तो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो नए भारत के निर्माण में जो कार्य राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है वे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आता है फिर से गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके क्वेश्चन आंसर को लगाना है। तो गद्यांश में कहा जा रहा है कि हमारी हिंदी संजीव भाषा है, आरंभ से ही यह गतिमान रहती है, इसी कारण इसे अब अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इसके तो शब्द ग्रहण किए ही गए हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, हास नहीं। जो जो इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों तो इसमें नए शब्द का आगमन होता जाएगा। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना है कि सम्मिश्रित के कारण हमारी भाषा अपनी स्वरूप को नष्ट नहीं कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 है कि संजीव भाषा का क्या अर्थ है? तो संजीव भाषा का अर्थ है गतिमान भाषा। गतिमान भाषा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि संजीव भाषा का अर्थ गतिमान भाषा से है। हिंदी संजीव भाषा है, आरंभ से ही यह गतिमान रही है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके शब्दों को ग्रहण किए हैं, अब अंग्रेजी के शब्द ग्रहण करती जा रही है। यह तो दोष नहीं वरन एक गुण होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे है? तो शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे है? तो क्योंकि शब्द भंडार भाषा समृद्ध का परिचायक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। तो ये अंग्रेजी शब्द क्या कहे जाएंगे? तो ये विदेशी शब्द कहे जाएंगे। तो हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी दूसरे देश की भाषा से ग्रहण कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे इरादा, इशारा, पेंसिल, डॉक्टर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि हास्य का अर्थ है। तो हास्य का क्या अर्थ है? तो क्षति। हास्य का अर्थ होता है क्षति। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। हास्य का अर्थ क्षति होता है। हास्य के अर्थ और भी हैं, कमी है, अवमूल्यन है और विमूल्यन है, ये जो कि हास्य के अर्थ होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि ज्यों ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा क्या होगा? ज्यों ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा तो उसमें क्या होता है? तो उसमें नए शब्दों का आगमन होता है। तो नए शब्दों का आगमन होता है उसमें। देखते हैं इसमें दिया गया है कि ऑप्शन नंबर इसका सी दिया गया है कि नए शब्दों का आगमन होगा। इसमें दिया गया है कि जो जो हिंदी का प्रचार बढ़ेगा त्यों तो नए शब्दों के आगमन होते जाएंगे, जिसके कारण इसकी वृद्धि हो रही है। फिर से गद्यांश दिया गया है, ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें फिर से गद्यांश दिया गया है। कहा जा रहा है कि आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी, जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 ईस्वी में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लाकर आया। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवान की इच्छाओं की कहानी है, जो अपनी ज़िंदगी के नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नर्तिकाएं हैं, नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थी। इस फिल्म के लेखक इंदरराज आनंद और छायाकार बीएन रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के अस्थाई संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव के आगे सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि देखकर
किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कि आग फिल्म की कथा आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो ये नौजवानों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, नौजवानों पर आधारित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि आग नामक फिल्म प्रदर्शन कब हुआ था, तो ये 1948 में हुआ था। तो आग नामक फिल्म प्रदर्शन 1948 में किया गया था। यह फिल्म राज कपूर द्वारा निर्मित की गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है। तो आग फिल्म की नायिका इसमें से कौन है, तो मधुबाला ये जो कि आग फिल्म की नायिका नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। निगार सुल्ताना, नरगिस, कामनी कौशल ये जो कि आग फिल्म की नायिका बनाई गई थी, ये तीनों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की कौन सी फिल्म में मिलता है, तो इसमें सत्यम शिवम सुंदरम मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 है कि आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र क्या थी, तो ये 23 वर्ष के थे, 23 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 23 वर्ष के थे। फिर इसके बाद आता है फिर से गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके उत्तर देना है। 2014 में कई गद्यांश पूछे जाते थे, क्वेश्चन आंसर वहाँ से। फिर शनि क्रम अनुसार सौरमंडल का 6वां ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है लगभग उतना ही बृहस्पति शनि से दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती है, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। यह कारण है कि शनि की द्रव्य राशि औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम है। अतः शनि ग्रह को पानी की किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव होता है, तो यह उसमें डूब जाएगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये करता है बृहस्पति और यूरेनस के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि शनि क्रम के अनुसार और 6वां ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है लगभग उतना ही बृहस्पति शनि ग्रह से दूर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व कितना है, तो ये पानी से भी कम है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, पानी से भी कम है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन सा है, तो शनि है। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि शनि में समा सकती है, तो 750 पृथ्वियाँ ये शनि में समा सकती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि सौरमंडल में शनि का क्रम कौन सा है, तो 6वां क्रम है। सौरमंडल में शनि का क्रम 6वां है। फिर से गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके क्वेश्चन आंसर को लगाना है। तो प्रगति पूंजीवादी का प्रमुख शत्रु है। तो प्रगतिवाद पूंजीवाद का प्रमुख शत्रु है। वह शोषित वर्ग के लोगों को समाज की जागृत शक्तियाँ मान करके उनकी सहायता के लिए समाज को सचेत करता है। वह दलित वर्ग पर होने वाला अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करता है। मनुष्य की वर्तमान दुर्दशा के लिए वह अतीत को दोषी ठहराता है, क्योंकि वर्तमान अतीत का ही प्रतिफलन है। अतीत का इस इतिहास मुख्यतः पूंजीवादी सभ्यता इतिहास है। साम्राज्यवादियों तथा पूंजीवादियों की उत्पीड़न से मनुष्य जो दुर्गति और दुर्दशा हुई है वह अत्यंत दर्दनायक है। आर्थिक साधन और जन सुविधाओं से हीन मानव की यह दुर्दशा किसी भी संवेदनशील व्यक्ति से नहीं देखी जा सकती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रगतिवाद किस पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करती है, तो ये दलित वर्ग पे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, दलित वर्ग पे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि अतीत का विलोम क्या होता है,
तो वर्तमान होता है, अतीत का विलोम वर्तमान होता है, अतीत का विलोम वर्तमान होता है, नवीनतम का विलोम पुरातन होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रगतिवादी मनुष्य की देश वर्तमान दशा के लिए दोषी ठहराता है। तो ये अतीत को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अतीत को दोषी ठहराता है। इसमें दिया गया है कि प्रगतिवादी मनुष्य वर्तमान दुर्दशा के लिए अतीत को दोषी ठहराता है क्योंकि वर्तमान अतीत का ही प्रतिफल है। अतीत का इतिहास मुख्यतः पूंजीवादी सभ्यता का इतिहास है। साम्राज्यवादियों तथा पूंजीवादियों के उत्पीड़न से मनुष्य की जो दुर्गति और दुर्दशा हुई है वह अत्यंत दर्दनायक है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रगतिवादी का प्रमुख शत्रु क्या है। तो ये पूंजीवाद है। प्रगतिवादी का प्रमुख शत्रु पूंजीवाद होता है। वह शोषित वर्ग के लोगों समाज की जागृत शक्तियाँ मानकर ही उसकी सहायता के लिए समाज को सचेत करता है। वह दलित वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ को बुलंद करता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि साम्राज्यवादियों तथा पूंजीवादियों के बीच से किसकी दुर्गति हुई है। तो किसकी दुर्गति हुई है, तो ये हुआ है मनुष्य की। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मनुष्य की हुई है। साम्राज्यवादियों तथा पूंजीवादियों के उत्पीड़न से मनुष्य की दुर्गति और दुर्दशा हुई है। तो हम लोगों ने ये 2014 का क्वेश्चन पेपर को देखा है। इसके बाद हम लोग 2017 को देखने वाले हैं। इसको 2017 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।